मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह केवल संघर्ष मांगती है। तो आइए आज हम लोग जीवन के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई। तो इसको जानने से पहले ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। तो हमारा ब्रह्मांड अति विशाल है। इसमें आकाश गंगाओं के विशाल समूह हैं जो अनेक तारों, विभिन्न गैसों, बादल एवं धूल के कणों से बने हैं। हमारी पृथ्वी इस विशाल काय ब्रह्मांड में एक बिंदु के समान या कण के समान है। तो वैज्ञानिकों का मत है कि लगभग 20,000 करोड़ अर्थात 200 मिलियन वर्ष पूर्व ईलियम नामक प्रिमिटिव मैटर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस समय यह अतितप्त, विशाल और सघन गैसीय बादल के रूप में था। इसका तापमान लगभग 5,000 से 6,000 अंश सेंटीग्रेड से अधिक था। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के समान पदार्थ के कण व प्रतिपदार्थ के प्रतिकण मौजूद थे। बिग बैंग परिकल्पना एबे लेमेत्रे, गैमो तथा डिक के अनुसार ईलियम अतितप्त कॉस्मिक धूल के बादल के रूप में था। इस ईलियम जो था बादल में कणों व प्रतिकणों या पदार्थ या प्रतिपदार्थ के बीच टकराव के कारण भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे इसमें वर्तमान पदार्थ के हाइड्रोजन एवं हीलियम के परमाणु बने। हाइड्रोजन परमाणुओं के इस बादल ने ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया। यह पदार्थ गैसों के अनेक पिंडों में बंट गया। प्रत्येक पिंड से आकाश गंगा बनी, जिसमें अनेक चमकते पिंड बने, जिन्हें सितारा या नक्षत्र कहते हैं, अंतरिक्ष का विकास कहते हैं। कांट या लाप्लास के निहारिका परिकल्पना के अनुसार आज से लगभग 5-6 अरब या 500 से 600 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी आकाश गंगा के अति चपटे व तेज से घूमते हुए गैसीय पिंड से हमारे सौर परिवार का उद्गम हुआ। पदार्थ के संघनन से पहले सूर्य बना व अन्य ग्रह सूर्य से टूट करके अलग हुए पिंडों से बने। आधुनिक खगोल शास्त्री अल्फेन वाइजेकर अहिरनियस के अनुसार सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार बादल घेरा था। यह बादल विखंडित होकर के गुरुत्वाकर्षण एवं घूर्णन के कारण प्रत्येक वृत्त के परमाणु एक साथ एकत्रित होने लगे और प्रत्येक वृत्त से एक ग्रह बना। 4 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी जलती हुई कॉस्मिक गैसों के गोले के रूप में थी। इसका तापक्रम 5,000 से 6,000 अंश सेंटीग्रेड था। इसे सभी तत्व परमाणु अवस्था में थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, सभी तत्व अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग स्तरों में विन्यासित हो गए। लोहा, निकेल, तांबा, कोबाल्ट, मैग्नीज आदि भारी तत्वों ने भूक्रोड का निर्माण किया या भूक्रोड को बनाया। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर आदि हल्के तत्वों ने भूक्रोड पर एक खोल बना लिया, जो हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन आदि सबसे हल्के तत्वों का प्रिमिटिव वायुमंडल बनाया। शुरू में पृथ्वी का तापमान इतना अधिक था कि विभिन्न तत्वों के परमाणु मुक्त अवस्था में थे। ताप में कमी होने पर इन परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण हुआ। पृथ्वी के प्रिमिटिव वायुमंडल में हाइड्रोजन सबसे अधिक 90% और सबसे अधिक क्रियाशील। इसके प्रिमिटिव वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल, नाइट्रोजन और कार्बन के साथ संयोग करके अमोनिया व मेथेन बने। ताप अधिक होने से सभी गैस के रूप में थे।
प्रिमिटिव वायुमंडल में ऑक्सीजन के मुक्त परमाणु बिल्कुल नहीं थे। प्रिमिटिव वायुमंडल अमोनिया, मीथेन व नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का बना था। आद्य वायुमंडल रिड्यूसिंग था। पृथ्वी का जीवन के अनुकूल होने में समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होती गई। कुछ गैसों ने तरल का रूप ले लिया और कुछ जो है तरल ठोस पदार्थों में बदल गए। वायुमंडल में छाए बादल जल के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगे। वर्षा का पानी जैसे जैसे धधकती हुई पृथ्वी पर पहुंची तो यह जो पानी था वह जो है तुरंत यह वाष्प बन करके जो है फिर से वायुमंडल में मिल गई। यही क्रम जो है लाखों वर्षों तक चलता रहा, जिससे पृथ्वी की सतह और ठंडी होती गई। भूकंप व ज्वालामुखी के कारण पर्वत और घाटियां बनी। पर्वतों से नदियों, सरिताओं का फूट पड़ना। पृथ्वी का तापक्रम जब 100 से अंश से कम हुआ तो नीचे भूमि में पानी इकट्ठा होने लगा, जिससे झील व समुद्र बने। वर्षा के पानी में घुलकर वायुमंडल की अमोनिया व मीथेन भी समुद्र के पानी में एकत्रित होती गई। नदियों द्वारा लाए गए पानी में खनिज लवण प्रचुर मात्रा में थे, ये भी समुद्र में विलीन हो गए और इस प्रकार के आद्य सागर बने। लुई पास्चर ने यह सिद्धांत दिया कि जीवाणु रहित मांस के शोरबे में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है। रूसी वैज्ञानिक ओपैरिन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में बताया कि आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी आदिकालीन पृथ्वी पर भौतिक रासायनिक क्रियाओं से नए नए कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक बने और फिर आज जीव कार्बनिक यौगिक के समुच्चय से ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्ष्य विद्यमान थे। ओपैरिन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी और फिर उस पर जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रथम चरण अणुओं का निर्माण, द्वितीय चरण सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण, तृतीय चरण जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण, चौथा चरण न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं का निर्माण, पांचवा चरण प्रथम कोशिका का निर्माण, छठा चरण स्वपोषण की उत्पत्ति, सातवां चरण आधुनिक वायुमंडल का विकास, आठवां चरण यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति। क्वेसर बेड तथा प्रथम कोशिका का निर्माण। प्रिमिटिव सागर या आद्य सागर के गर्म सूप में कार्बनिक पदार्थ के अणुओं के इकट्ठा होने से बड़े कोलोइड बने। ये एक साथ इकट्ठा होकर के अघुलनशील बूंदों के रूप में व्यवस्थित हो गए। इस प्रकार से बने कोलोइड तंत्र बूंदों के सिडनी एफ फॉक्स ने प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स कहा। जैव पदार्थ या प्रोटोप्लाज्म भी एक कोलोइडी तंत्र है। अतः माइक्रोस्फीयर्स तथा क्वेसर बेड को प्रथम जीव की पूर्वगामी संरचना कहते हैं। इन्हें पूर्व जीव रचना कहते हैं। क्वेसर बेड जल में अम्लीय होते हैं। ये अपनी सतह पर जल का अधिशोषण करके अपने चारों ओर एक कला बना लेते हैं। इसमें संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं अधिक तेजी से होने लगी। इसमें कुछ प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करने लगे और जैव रासायनिक क्रियाओं की गति और अधिक बढ़ाया। इस एंजाइम की सहायता से फर्मेंटेशन या ऑक्सीश्वसन द्वारा ऊर्जा मुक्त होने लगी। स्वतंत्र व स्वगुण बूंद सदृश इकाइयों में न्यूक्लियोप्रोटीन और अन्य कार्बनिक यौगिक वसीय कला द्वारा जलीय माध्यम से अलग थे। आद्य कोशिकाएं प्रिमिटिव सेल कहलाए। ओपैरिन के मत के अनुसार जिन क्वेसर बेड में न्यूक्लियोप्रोटीन्स थे या जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स बने वह प्रारंभिक कोशिका रूपी जीव के रूप में विकसित हुए। इन न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर खाद्य पदार्थ के खोल बने।
प्रथम प्रिमिटिव कोशिका का उद्भव 3 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, उनमें द्विगुणन की क्षमता थी। ये फर्मेंटेशन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते थे। इन प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रमुख वंश का विकास हुआ। मोनेरा आधुनिक बैक्टीरिया के वंशज थे और प्रोटिस्टा कोशिका से प्रोटिस्टा का विकास हुआ। इस आद्य जीवों से पुनः दो वंशज परंपराओं में विभाजित हुए, आर्कीबैक्टीरियो तथा यूकैरियोटिक जीव से सभी आधुनिक पादप एवं जंतुओं का विकास हुआ। आधुनिक पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही संसार के सभी प्राणियों का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पोषण करते थे। प्रारंभ में युगलिना में पादप और जंतुओं दोनों की तरह कोशिका विद्यमान थे। एक कोशिकीय जंतु युगलिना इसी का एक उदाहरण है और आगे चलकर पादप सदृश कोशिकाओं का वास्तविक पेड़ों का विकास हुआ। दूसरी ओर जंतु सदृश कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विकास हुआ। साइनोबैक्टीरिया संभवतः प्रथम संश्लेषी जीव थे। लगभग 3.3 से 3.6 अरब वर्ष पहले विकसित हुए। इनसे निकलने वाली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप प्रिमिटिव वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन का मुक्त होना प्रिमिटिव जीवों के विकास में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। आधुनिक वायुमंडल का निर्माण या ऑक्सीजन की क्रांति प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप प्रिमिटिव वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त हुई। वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन ओजोन से निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रिमिटिव वायुमंडल में मेथेन व अमोनिया गैस थे। ऑक्सीजन ने मेथेन को CO2 और पानी में विघटित किया। यही CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाई गई। मुक्त ऑक्सीजन ने अमोनिया को जल और नाइट्रोजन में विघटित किया। इस प्रकार अपचायक वायुमंडल आधुनिक ऑक्सीकारी वायुमंडल में बदल गया। मुक्त ऑक्सीजन के वायुमंडल में मिलने से ऑक्सीजन का विकास हुआ। इससे वायुमंडल में CO2 पहुंची और इस विधि द्वारा ऊर्जा अधिक उपलब्ध होने के कारण खाद्य पदार्थ की भी बचत हुई। सौर ऊर्जा तथा विकिरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन अणुओं के संयोग से ओजोन बनी। प्रिमिटिव वायुमंडल के लगभग 24 किलोमीटर ऊपर ओजोन का परत ओजोनोस्फीयर बन गया, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर पहुंचने में 99% की कमी हुई। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण प्रकाश संश्लेषण की घटना को ऑक्सीजन क्रांति, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका अथवा जगत प्रोटिस्टा का उद्भव वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन के इकट्ठा होने पर कुछ प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऑक्सीजन या वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन प्रारंभ हुआ। लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका का उद्भव हुआ। इनसे एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। अर्नेस्ट हेकल ने सभी एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा। भूमि पर जीवन का आरंभ सर्वप्रथम समुद्र में हुआ। वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी का उद्भव 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। प्रारंभ में इनका भौगोलिक वातावरण जीवन के अनुरूप नहीं था। माना जाता है कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। प्रारंभिक जीव आगपोशी, सरल व एक कोशिकीय थे। इनके लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व प्रोटोजोआ, स्पंज
व सीलेंट्रेटा जैसे बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। ये समुद्री जीव थे। लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व आलवड़ीय जलीय जीवों व मछलियों का विकास हुआ। लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व स्थलीय पौधे, फर्न, दलदली जंगलों में रहने वाले उभयचर जंतुओं, एम्फीबिया का प्रादुर्भाव हुआ। शुष्क भूमि पर उगने वाले जिम्नोस्पर्म वृक्षों का, सरीसृप वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ। 35 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व भूमि पर रहने वाले जीवों का विकास हुआ और विभिन्न प्रकार के जलवायु वाले स्थानों का अतिक्रमण हुआ। हवा में उड़ने वाले कीटों, पक्षियों व वायवीय स्तनियों का विकास हुआ। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल अयोध्या IAS को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।